भारी कदमों से वह सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। हर कदम उसे एक बोझ लग रहा था। वह अपने कमरे में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, पर कोई चारा नहीं था क्योंकि एक और शख्स उसके कमरे में उसके बिस्तर पर पूरे हक के साथ बैठा था। आज की रात दोनों के लिए एक परीक्षा की तरह थी, क्योंकि कुदरत ने उन्हें एक ऐसे रिश्ते से जोड़ दिया था जिसके बारे में दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था। पर किस्मत के खेल भी कितने अजीब होते हैं। अचानक पूरे घर की लाइट गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसने नौकर को जनरेटर चलाने के लिए कहा। तभी उसके दिमाग में उसके छोटे भाई साहिद की कही बात गूंज उठी। जुनेद भाई, नैना को अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले उसे देख लूँ। उसी पल उसका दिल धक से हुआ। उसे उस लड़की का ख्याल आया जो अकेले उसके कमरे में बैठी थी, और ऊपर से यह गहरा अंधेरा। बिना एक पल सोचे वह मोबाइल की रोशनी में कमरे की तरफ भागा। वह एक एक सीढ़ी की जगह दो दो सीढ़ियाँ कूदता हुआ ऊपर पहुँचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक साया झटके से उसके सीने से आ लगा। वह सिसक रही थी और उसका वजूद कांप रहा था। जुनैद को जोर का झटका लगा। उसने उसे खुद से अलग करने की कोशिश की, पर वह और जोर से उससे लिपट गई। नैना रो रही थी और उसके आंसुओं से जुनैद का सीना भीगने लगा। वह हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे किसी गहरे डर से जूझ रही हो। जुनैद के हाथ से मोबाइल छूटकर कालीन पर जा गिरा। शाहिद के बच्चे, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बहुत डर गई थी। तुम जानते हो ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। नैना के शब्दों ने जुनैद को भीतर तक झकझोर दिया। वह जोर से उसे सहारा देने के लिए अपनी बाहें फैलाने वाला था। उसके शब्द सुनकर उसने अपने हाथ नीचे ही रहने दिए। नैना तो अपने डर से तड़प रही थी, पर जुनैद के सीने में अपने भाई के लिए दर्द उठा। वह सोच रहा था कि उसका भाई नैना से कितनी मोहब्बत करता था। नैना आज भी उसकी मोहब्बत के दायरे से बाहर नहीं निकल पाई थी। वह रो रही थी, पर जुनैद की आंखों में भी आंसू भरने लगे थे। दोनों का ही नुकसान हुआ था एक इंसान के जाने से। शाहिद, तुम हो, मैं तुम्हारी खुशबू पहचान सकती हूँ, नैना ने कहा और अपना चेहरा उसके सीने से मसलने लगी। उसे क्या पता था कि दोनों भाई एक ही तरह का परफ्यूम इस्तेमाल करते थे। शाहिद, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? उसने अपना सिर उसके सीने से हटाया। ठीक उसी पर लाइट आ गई। अपने सामने जुनैद शाह को देखकर वह सहम गई। इतनी देर तक उसके नज़दीक खड़े रहना और फिर उसका हाथ पकड़ना, इस सोच से ही वह दिल से कांप उठी। उसे अपने बोले गए शब्द याद आकर शर्मिंदगी हुई। उसे अफसोस हुआ कि अंधेरे ने उसके होश उड़ा दिए थे, जो वह ऐसी बातें कर बैठी। अब जब होश आए तो शर्मिंदगी ने जगह ले ली और वह बोली, आई एम सॉरी जुनैद। नैना ने तुरंत अपनी जुबान दांतों के बीच दबा ली। वह घबराहट का शिकार हो रही थी। पुरानी आदतें भला कुछ ही पलों में कहाँ छूटती है। उनका रिश्ता भी अचानक बदला था, तो बात करने का अंदाज बदलने में भी देर लगेगी। वह शर्मिंदा सी वहीं खड़ी रही। जुनैद ने उस पर एक सख्त नज़र डाली और कमरे में मौजूद सोफे पर जाकर बैठ गया। वह काफ़ी देर तक अपना सिर मसलता रहा। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। नैना अब भी उसी जगह पर खड़ी थी। आखिरकार जुनैद ने कहा, सारी रात यहीं खड़े होकर गुजारने का इरादा है क्या? जाओ कपड़े बदल लो। उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर वह चौंक गई और तुरंत बाथरूम की तरफ बढ़ी। जिंदगी कैसे गुजरेगी पापा? किस मुश्किल में डाल दिया है आपने मुझे? वह सोफे पर सिर टिकाकर सोच रहा था। शाहिद इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए हमें? देखो कितनी मुश्किल हो गई है ज़िंदगी। वह थोड़ी देर और कुछ सोचता, इससे पहले नैना चिल्लाते हुई बाथरूम से बाहर निकली और सीधे उसके पास आई। जुनैद भाई, वो कॉकरोच मेरी पैंट पर, मुझे अपने कमरे में जाना है। चुप करो, क्या बकवास कर रही हो? जुनैद ने बहुत गुस्से में कहा। उसकी आवाज़ तेज थी। उठो, क्या कॉकरोच तुम्हें खा जाएगा? अगर तुम चाहो तो तुम उसे खा सकती हो। नैना ने जैसे ही वो जुनैद भाई कहा, जुनैद ने उसे तुरंत रोक दिया। बस
सिर्फ जुनैद कहो। अगर तुमने मेरे नाम के आगे कोई और शब्द लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुनैद या जूनी कहने की आदत डालो, समझी? नैना ने मुंह बनाकर अपनी आंखें झुका ली। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। और एक बार अपना हुलिया तो देखो। मुझे तुमसे इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। लगता है तुमने तो आज की रात में सारी बेवकूफ़ियों का रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला कर लिया है। जुनैद ने उसे शीशे के सामने खड़ा किया। वह बिना दुपट्टे के खड़ी थी। उसकी ब्लाउज की चेन आधी खुली और आधी बंद थी, जिससे उसका वजूद साफ दिख रहा था। उसी पल जुनैद ने उस पर दुपट्टा डाला और कहा, जाओ इस कपड़े को बदलो। अब किसी बात पर चिल्लाना मत। शुक्र है कि मेरे कमरे की दीवारें साउंड प्रूफ है, वरना तुमने तो। वह गुस्से से डांट रहा था। अब पत्थर की तरह क्या खड़ी हो? जाओ यहाँ से और कपड़े बदलो। उसको चुपचाप खड़ा देखकर जुनैद ने और गुस्से से कहा, पहले आप चलकर देखिए, कहीं बाथरूम में कॉकरोच तो नहीं है, फिर मैं जाऊंगी। नैना अपनी बात पर अड़ी हुई थी। तुम कभी नहीं सुधर सकती। जुनैद झुंझलाया। उसका मन कर रहा था कि वह अपना सिर पीट ले। इतना कहकर वह बाथरूम की तरफ बढ़ा। अंदर देखकर वापस आया। देख आया हूँ, कोई कॉकरोच नहीं है। अब जाओ कपड़े बदलो। जुनैद के कहने पर वह जल्दी से बाथरूम में चली गई। जब वह बाहर आई तो उसने सारे कपड़े पहने थे और दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेटा हुआ था। वह इतनी शर्मिंदा थी कि अपना सिर नहीं उठा पा रही थी। जुनैद उस पर एक सख्त नज़र डालता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ा। कुछ देर बाद वह कपड़े बदलकर और फ्रेश होकर आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने देखा कि नैना सोफे पर सिकुड़ कर लेटी थी, सोने की कोशिश कर रही थी। जुनैद ने आईने में उसे देखकर सख्त आवाज़ में कहा, अच्छी लड़की की तरह बेड पर सो जाओ। मुझे इस तरह का नाटक बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नैना कुछ कहना चाह रही थी, पर उसकी जवान लड़खड़ा गई। जुनैद ने उसकी बात काट दी। मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी है, मैंने आदेश दिया है। जाओ बेड पर सो जाओ, बाईं ओर। मुझे दाईं ओर सोने की आदत है। अपनी बात समझाते हुए उसने खुद पर परफ्यूम लगाया और बेड पर आया। उठो। क्या अब तुम्हें बुलाने के लिए कार्ड भेजना पड़ेगा? इस बार जुनैद ने न सिर्फ सख्त बल्कि मजाक उड़ाते हुए भी कहा। जी। वह चुपचाप बाईं ओर आकर लेट गई, खुद को सिकोड़कर। कुछ पल खामोशी में बीत गए। फिर जुनैद उठा, उस पर अपना कंबल डाला और लाइट बंद कर दी। नैना डर गई। उसी वक्त जुनैद ने रात में जलने वाला बल्ब ऑन किया ताकि थोड़ी रोशनी हो सके। नैना के दिल को थोड़ा सुकून मिला। कुछ देर बाद जुनैद ने महसूस किया कि वह सिसक रही थी। वह उसे रोकना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वह जानता था कि वह उसके भाई साहिद के लिए रो रही होगी। फिर कब दोनों को नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। असद शाह के 2 बेटे थे। दोनों भाइयों में 5 साल का अंतर था। उनकी दूसरी बेटी के जन्म के समय उनकी बीवी अमाना शाह का इंतकाल हो गया था। सबने असद शाह पर दूसरी शादी करने का दबाव डाला, पर यह उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने अमाना के बाद दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने दोनों बेटों के लिए समर्पित कर दी थी। जुनैद अपने भाई को बहुत प्यार करता था। साहिद असद शाह और जुनैद दोनों की आंखों का तारा था। जुनैद को सब प्यार से जूनी और साहिद को साही कहते थे। साहिद जब सिर्फ 9 साल का था तब उसकी ज़िंदगी में 7 साल की नैना आई थी। नन्ही सी नैना असद शाह के बहुत अच्छे दोस्त जावेद की इकलौती बेटी थी। एक कार हादसे में जावेद और उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। उनके जाने के 2 महीने बाद असद शाह नैना को हाल चाल पूछने गए। वहां उन्होंने उसे फटे कपड़ों में झाड़ू लगाते देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने जावेद की बहन को सारी प्रॉपर्टी सौंप दी, जिसकी खातिर वह अपनी भतीजी पर इतना जुल्म कर रही थी। जावेद की बहन ने कानूनी कागजात बनवाकर नैना के छोटे से अंगूठे का निशान लगवा लिया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। दूसरी तरफ असद शाह ने भी कागजी कार्रवाई करके कानूनी
तौर पर नैना को गोद ले लिया था। वे उस प्यारी बच्ची को अपने घर लाए। वह सुनहरे बालों वाली लड़की गुड़िया की तरह थी। असद के बेटे शाहिद को नैना देखते ही बहुत पसंद आ गई और इस तरह शाहिद को एक दोस्त मिल गया। असद शाह ने अपने बड़े बेटे जुनैद को खास तौर पर नैना का ख्याल रखने को कहा था। जुनैद ने भी शाहिद की तरह नैना को बहुत प्यार दिया और उसका पूरा ध्यान रखा। सकीना, जो असद शाह के पुराने नौकर की बेटी थी, कम उम्र में ही विधवा हो गई थी और अपने मायके लौट आई थी। असद शाह सकीना को अपनी बहन मानते थे, इसलिए उन्होंने और अमाना शाह ने उसे दोबारा शादी करने के लिए समझाया, लेकिन सकीना ने मना कर दिया। तब आमाना बेगम उसे अपने साथ शहर ले आई। इस तरह सकीना ने शाहिद और नैना दोनों बच्चों को पाला। नैना और शाहिद की शरारतों से घर में हमेशा रौनक बनी रहती थी। शाहिद और नैना अपनी मस्ती में इतने खो रहे थे कि उन्हें जुनैद की याद ही नहीं रहती थी। जुनैद पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। वहीं पर उसने अपना बिजनेस शुरू किया और वहीं बस गया। वह हर 2-3 महीने में अपने पिता और भाई से मिलने जरूर आता था। असद शाह उस पर शाहिद का दबाव डालने लगे, लेकिन वह हर बार यह कहकर बात टाल देता था कि अभी उसे अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। वह कहता था कि वह तभी शादी करेगा जब उसका बिजनेस असद शाह के बिजनेस से भी ज़्यादा फैल जाएगा। असद शाह उसे दुआ देते हुए कहते, जल्द ही ऐसा हो जाए। जब असद शाह का दबाव बढ़ने लगा तो जुनैद ने कहा, डैड, मेरा ख्याल है कि आप शाहिद की शादी कर दें। उसने आपका बिजनेस अच्छी तरह से संभाल लिया है। असद शाह ने कहा, बेटा, लोग क्या कहेंगे? बड़े बेटे के होते हुए छोटे की शादी कर दी, इतनी क्या जल्दी थी? जुनैद ने जवाब दिया, डैड, प्लीज़ यह पुरानी सोच छोड़ दें। शाहिद 24 साल का हो गया है। हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हमारे रिश्तेदार में कोई अच्छी लड़की देखिए। ठीक उसी समय नैना दौड़ती हुई आई और असद शाह के पीछे छिपकर बोली, मुझे इस शाहिद से बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। शाहिद ने कहा, झूठ बोल रही है मोटी, तुमने जानबूझकर मेरी शर्ट जला दी। मैं जानता हूँ। अब अपनी पसंदीदा कुर्ती मुझे दो, मुझे भी उसे जलाना है। इज्जत से दे दो। असद शाह उन दोनों की लड़ाई पर मुस्कुरा रहे थे, जबकि शाहिद और नैना उसके सोफे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। वो अपनी मस्ती में इतने खोए थे कि उन्हें जुनैद की याद ही नहीं रही। तभी जुनैद ने नैना की कलाई पकड़ ली और खड़े होकर बोला, चुप हो जाओ, यह क्या बचपना लगा रखा है। शाहिद, तुम अपने कमरे में जाओ और नैना, अब तुम बच्ची नहीं हो कि ऐसी हरकतें करो। डैड, मेरा ख्याल है कि हमें नैना के लिए भी लड़का ढूंढना चाहिए और उसे भी विदा कर देना चाहिए। नैना गुमसुम होकर देखने लगी, जबकि नैना की शादी का सोचकर शाहिद भी बेचैन हो गया। असद शाह कुछ कहते इससे पहले ही जुनैद ने नैना की कलाई छोड़ी। नैना, सॉरी जूनी भाई कहकर वहां से चली गई, जबकि शाहिद भी चुपचाप वहां से चला गया। जब वे दोनों चले गए तो असद शाह ने कहा, जूनी, मैंने हमेशा नैना और तुम्हारी शादी के बारे में सोचा है। जुनैद चौंक कर बोला, क्या डैड, इस बच्ची से क्या? वह मेरे लिए शाहिद की तरह ही है। असद शाह ने कहा, जूनी, खुद को इतना बूढ़ा समझने की ज़रूरत नहीं। जुनैद ने साफ साफ कहा, पर डैड, मैं नैना के लिए कभी हाँ नहीं करूँगा। ऐसा सोचना भी मत। मुझे अपनी उम्र की और समझदार लड़की से शादी करनी है। यह सुनकर असद शाह के चेहरे पर मायूसी छा गई, जिससे जुनैद परेशान हो गया, क्योंकि वह अपने पिता को कम ही मना करता था। फिर उसने कहा, वैसे डैड, हम नैना और शाहिद की शादी भी करवा सकते हैं। इस तरह आपके घर की रौनक बनी रहेगी। हाँ, यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? असद शाह हंसकर बोले। रात के खाने पर नैना नहीं आई, क्योंकि वह पहले ही सो चुकी थी। शाहिद और नैना दोनों की जिंदगी में अब तक खुशियां ही थी। शाहिद, जो हमेशा चंचल और बेफिक्र रहता था, आज पहली बार शांत और उदास बैठा था। उसके इस बर्ताव को असद शाह और जुनैद दोनों ने महसूस किया। जब शाहिद चुपचाप खाने की मेज से उठने लगा तो जुनैद ने कहा, वैसे शाहिद, हम सोच रहे हैं तुम्हारे लिए वकील अंकल की टीना
शाहिद ने उसकी बात बीच में काट दी। भाई, मुझे उस टीना से शादी नहीं करनी। उसकी आवाज़ में एक अजीब बेचैनी थी। जुनैद ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, तो फिर नैना के लिए एक लड़का है हमारी नज़र में? यह सुनकर शाहिद का चेहरा लाल हो गया। वह सीधा अपने पिता और भाई की तरफ मुड़ा और गुस्से से पूछा, डैड और भाई, आपको नैना के लिए यह लड़का नज़र नहीं आता क्या? मुझे में क्या कमी है? असद शाह ने उसे थोड़ा चिढ़ाया। कमी तो है तुम में, समझदारी की। शाहिद की आंखों में आंसू आ गए। डैड, मैं समझदार बन जाऊंगा, प्लीज डैड, मैं नैना के बिना मर जाऊंगा। असद शाह और जुनैद दोनों ने एक साथ कहा। चुप कर। जुनैद ने शाहिद को हंसते हुए गले लगाया। पागल हो तुम, हमने तुम दोनों की ही शादी का सोचा है ताकि घर की रौनक बनी रहे। यह सुनकर शाहिद खुशी से झूम उठा। वह जुनैद और असद शाह से बार बार थैंक यू कहने लगा। अगले दिन जब असद शाह ने नैना से पूछा तो उसकी शर्मीली मुस्कुराहट ने ही सब कुछ बता दिया। उनकी चटमंगनी पट शादी हो गई। नैना, जो हमेशा जुनैद से डरती थी, शादी के बाद पूरे आत्मविश्वास से जीने लगी। अब असद शाह जुनैद की शादी का जिक्र कम ही करते थे और जुनैद इस बात से खुश था कि अब उसे शादी के विषय से छुटकारा मिल गया था। शादी के कुछ महीनों बाद नैना के प्रेग्नेंट होने की खबर ने घर में खुशियां भर दी। जुनैद लंदन से ढेर सारे चॉकलेट और तोहफे लेकर आया। असद शाह ने भी इस खुशी को खूब मनाया। सब लोग नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन एक खबर ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। शाहिद का कार एक्सीडेंट हो गया था। 25 साल के शाहिद की मौत का सदमा नैना बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं बेहोश हो गई। जब वह अस्पताल में होश में आई तो उसे लगा जैसे उसका वजूद ही खाली हो गया है। शाहिद के साथ साथ उनका होने वाला बच्चा भी इस दुनिया से चला गया था। असद शाह, जो हमेशा मजबूत दिखते थे, अपने जवान बेटे को खोने के बाद बूढ़े लगने लगे। उनकी तो कमर ही टूट गई थी। घर की इस हालत को देखकर जुनैद ने लंदन में अपना कारोबार समेट लिया और हमेशा के लिए वापस आ गया। वह जानता था कि उसके पिता कभी विदेश में नहीं रहेंगे। असद शाह ने जुनैद को गले लगाकर बहुत आंसू बहाए। जुनैद ने बिना कुछ कहे ही अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया और एक नई जिंदगी शुरू हुई। हर मोड़ पर शाहिद की यादें उनकी आंखों को नम कर देती थी। जुनैद ने अपने पापा को फिर से बिजनेस में लाने की कोशिश की, लेकिन उनका मन इन सब से हट चुका था। जुनैद ने महसूस किया कि नैना दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। उसने नैना को डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन उसने हमेशा की तरह मना कर दिया। जुनैद के जोर देने पर वह चलने को राजी हो गई। यह शाहिद के जाने के बाद पहली बार था कि वह घर से बाहर निकली थी। डॉक्टर ने बताया कि वह बहुत कमज़ोर हो गई है। अब जुनैद अपने पिता के साथ साथ नैना का भी ख्याल रखने लगा था। अब वे सब एक साथ खाना खाते थे। जब जुनैद नैना की थाली में खाना डालता तो वह उसे गुस्से से देखती। जुनैद कहता, बाद में घूरने का शौक पूरा कर लेना, पहले खाना खाओ। वह भी मन मार कर खाने लगती। असद शाह इस छोटे से बदलाव से बहुत खुश थे। एक दिन असद शाह ने जबरदस्ती उन दोनों को खरीदारी के लिए भेजा। सकीना भी उनके साथ थी। नैना सारे बेरंग कपड़े ले रही थी तो जुनैद को शाहिद की आवाज़ याद आई। नैना, मुझे तो चटक रंग पसंद है। नैना ने शर्मा कर कहा था, शाहिद, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन बोला, क्यों ऐसे चले गए शाहिद, हम सब तुम्हारे बिना अधूरा हैं। जब वे लोग घर वापस आए तो नैना ऊपर जाने लगी। जुनैद ने कहा, नैना, पापा को अपनी खरीदारी नहीं दिखाओगी? नैना ने गुस्से में कहा, जुनैद भाई, दिखाती हूँ। जब असद शाह ने उसके बेरंग कपड़े देखे तो उनके दिल को बहुत चोट पहुंची। इससे पहले कि असद शाह कुछ कहते, जुनैद ने सारे बेरंग कपड़े उठाकर शकीना को दिए और कहा, नैना, ये कपड़े नहीं पहनेगी। नैना एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। जुनैद ने फिर कुछ चटक रंग के कपड़े निकाले और असद शाह को दिखाए। फिर उसने वो कपड़े नैना को देते हुए कहा, अब से तुम ऐसे कपड़े पहनोगी, समझी? नैना ने दुख भरी आवाज़ में कहा, जुनैद भाई, मैं बेवा हूँ, शायद आप भूल रहे हैं। मैं जानता हूँ, जुनैद ने कहा, पर यह घर सिर्फ तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम इस घर की बेटी हो
और पापा को पसंद नहीं कि उनकी बेटी ऐसे रंग और ऐसे कपड़े पहने। असद शाह ने जुनैद का साथ दिया। नैना, जुनैद बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम मेरी बेटी हो और कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। जुनैद और असद शाह की कोशिशों से नैना धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौटने लगी। जुनैद चाहता था कि वह किसी अच्छे कोर्स में दाखिला ले, लेकिन नैना ने साफ मना कर दिया। जब जुनैद ने उससे दोस्तों से मिलने को कहा तो उसने कहा, मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया क्योंकि शाहिद ही मेरा दोस्त था। जुनैद हैरान होकर उसे देखता रहा। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। शायद उनकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि उन्हें किसी और दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वे दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। कुछ दिनों के बाद असद शाह के चचेरे भाई अकरम शाह अपने गांव से आए। उनके पास दो रिश्ते थे जिन्हें सुनकर असद शाह दंग रह गए। अकरम शाह अपने बेटे वसी शाह का रिश्ता नैना के लिए और अपनी बेटी समीना शाह का रिश्ता जुनैद के लिए लाए थे। असद शाह ने शुक्रिया के साथ मना कर दिया। वसी शाह 4 बच्चों का बाप है, उसका रिश्ता नैना के साथ ठीक नहीं लगता। अकरम शाह ने कहा, असद, नैना कम उम्र की तो है लेकिन बेवा भी है। उसे कौन सा कोई कुंवारा लड़का मिलेगा, ऐसे ही रिश्ते आएंगे। कहीं तुम उसे सारी जिंदगी अपने बेटे की विधवा बनाकर तो नहीं रखना चाहते? असद शाह ने जवाब दिया, नहीं अकरम शाह, नैना पहले मेरी बेटी है, बाद में शाहिद की बेवा। एक बाप की तरह सोचकर ही मैं बसी शाह के रिश्ते से मना कर रहा हूँ। मेरी बेटी गांव के माहौल की आदी नहीं है। अकरम शाह ने कहा, समीना शाह के बारे में क्या ख्याल है? असद, समीना शाह भी मेरी बेटी है, लेकिन पहले नैना के फर्ज से फारिग हो जाऊं, तब जुनैद के बारे में सोचूंगा। असद शाह का अंदाज़ा टालने वाला लगा और अकरम शाह ने कहा, मुझे लग रहा है तुम मुझे टाल रहे हो। कहीं तुम जुनैद जैसा कोई अच्छा लड़का नैना के लिए तो नहीं सोच रहे? असद शाह ने साफ साफ कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी के लिए कोई कुंवारा लड़का कभी नहीं मिलेगा, मेरी बात याद रखना। इतना कहकर अकरम शाह उठने लगे। असद शाह ने कहा, अकरम शाह, जुनैद मेरी बेटी से शादी करेगा, यह मेरा फैसला है। जाते जाते अकरम शाह ने कहा, तुम्हारा बेटा कभी नहीं मानेगा, मेरी बात याद रखना। उसी रात असद शाह ने जब जुनैद से इस बारे में बात की तो वह एकदम घबरा गया। पापा, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? वह मेरे भाई की बीवी थी। पहले अपनी बात ठीक करो जुनैद, वह शाहिद की बेवा है जिसका निकाह तुमसे जायज़ है। असद शाह ने समझाया, सॉरी पापा, यह मुझसे नहीं होगा। जुनैद मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसका यह अंदाज साफ बता रहा था कि उसे यह बात पसंद नहीं थी। अकरम ठीक ही कहता है, असद शाह ने मायूस होकर कहा, मेरा अच्छा बेटा कभी नहीं मानेगा। वह ठीक ही कह रहा था। असद शाह उसके कमरे से चले गए। उसी रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। नैना और जुनैद दोनों घबरा गए। डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी की सलाह दी, लेकिन असद शाह इसके लिए तैयार नहीं थे। उनकी एक ही जिद थी कि अगर जुनैद नैना से निकाह कर ले तो वह एंजियोप्लास्टी करवाएंगे। नैना यह सुनकर हैरान रह गई। पापा की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई उनसे बहस करे। असद शाह की हालत देखकर जुनैद और नैना दोनों समझ गए थे कि अब बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। पापा को बचाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था और वो था चुपचाप उनकी बात मान लेना। मजबूरी में दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी। पहले उनका निकाह हुआ और फिर पापा का ऑपरेशन सफल रहा और इस खबर ने उन्हें पहली बार एक साथ राहत महसूस करने का मौका दिया। शादी हो गई, पर उनका रिश्ता एक नाम का ही था। वे दोनों एक दूसरे से पूरी तरह कटे कटे रहते थे। असद शाह जब अस्पताल से घर लौटे तो उन्होंने विदाई यानी नैना को जुनैद के साथ भेजने की बात छेड़ी। जुनैद टाल मटोल करता रहा। उनकी दूरी देखकर असद शाह ने हज पर जाने का फैसला किया और इस तरह जुनैद को विदाई के लिए मानना ही पड़ा। जुनैद को अपने पिता की फिक्र तो थी, पर उनके दोस्त वकार के साथ जाने की खबर ने उसे थोड़ी तसल्ली दी। अगली सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले जुनैद ने नैना को कड़े शब्दों में समझाया, देख,
इस एक हफ्ते में पापा को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब वो जाएं तो पूरी तरह खुश होकर जाएं। मेरी बात समझी? नैना ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, समझ गई। वह जाने लगी, पर जुनैद ने उसे फिर रोक लिया। रुको, क्या समझी हो, मुझे बताओ। नैना की जुबान अटक गई, शब्द उसके गले में ही फंस गए। बस तुम्हारी अकल का पता चल गया, जुनैद ने तंज कसते हुए कहा। जाओ, ये बोरिंग कपड़े बदलो और अच्छे कपड़े पहनो। मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हें बार बार कुछ बताना पड़े। जुनैद के हुक्म पर नैना चुपचाप गई और उसे ऐसे कपड़े पहनकर आई जिसमें रंग थे, लेकिन उसकी जिंदगी में नहीं। अगले 7 दिन वे दोनों एक परफेक्ट जोड़े का दिखावा करते रहे। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। हर रात नैना की तकिया उसके आंसुओं से भीग जाती थी। जुनैद सब जानता था, पर कुछ कर नहीं पाता था। एयरपोर्ट पर जब असद साथ जाने लगे तो उन्होंने दोनों को देखा और हंसते हुए कहा, वैसे तुम दोनों बहुत अच्छे एक्टर हो। मैं दुआ करता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम दोनों सच में इतने ही खुश और एक दूसरे से जुड़े हुए मिलो। उनकी बात सुनकर दोनों की आंखें झुक गई। जैसे ही असद शाह की फ्लाइट उड़ी, नैना बिना कुछ कहे अपने पुराने कमरे में चली गई। जब जुनैद ने उसे अपने कमरे में नहीं पाया तो वह उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। उसने नैना का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आया। नैना चीख कर बोली, ये क्या तरीका है? पापा तो जा चुके हैं, अब इस नाटक की ज़रूरत नहीं है। जुनैद ने गुस्से से कहा, मुझे पता है, पर घर में नौकर भी हैं। मैं कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे दिन तुम कहीं भी रहो, पर रात में यहीं रहोगी। बात समझ में आई? नैना ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, आप दूसरी शादी कर लें, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। नैना की बात सुनकर जुनैद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम कौन होती हो मुझे सलाह देने वाली? और तुमसे सलाह मांगी किसने है? पहले एक बीवी तो संभाल लूं, फिर दूसरी करूंगा। नैना की बेरुखी ने उसके गुस्से को और भड़का दिया था। वह बिना सोचे समझे बोले जा रहा था, और हाँ, अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो तुमसे पूछूंगा नहीं, और ना ही मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और अपनी सलाहें अपने पास रखो। नैना ने जुनैद को कुछ कहना चाहा, पर उसने उसे रोक दिया। चुप, एक लफ्ज और नहीं। तुम्हारे हक में यही है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो और मुझसे फिजूल की बहस मत करो। जुनैद के कड़े अंदाज पर नैना चुप हो गई, पर उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जुनैद के कमरे से जाने के बाद भी नैना चुप नहीं हो पाई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जुनैद अपने सिर को पकड़े बैठा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। नैना की सलाह पर क्या वह इतना गिर गया था कि उसे बीबी की नज़दीकी के लिए ऐसी बातें सुननी पड़े? क्या नैना को उसकी कुर्बानी का जरा भी एहसास नहीं था? मैं चाहकर भी तुमसे बेपरवाह नहीं हो सकता, उसने मन में सोचा, क्योंकि पापा ने तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ा है। यह सोचकर उसने अपने माथे को रगड़ा। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे डांट कर वह खुद भी बेचैन हो जाता था। उसे कितनी तकलीफ हो रही थी, पर नैना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। नैना ने आज उसका दिल बुरी तरह तोड़ दिया था। अगले दिन पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वह पहुंच गए हैं। दोनों ने उनसे खुशी खुशी बात की ताकि वह सुकून से रहें। पापा के जाने के बाद जुनैद ने जानबूझकर नैना को छोटे मोटे काम देना शुरू कर दिया। वैसे तो वह अपने सारे काम खुद करता था, पर अब वह नैना से अपने कपड़े निकलवाने और कॉफ़ी बनाने के लिए कहने लगा। वह जानता था कि नैना को इन कामों से परेशानी होती है, पर वह फिर भी करता था ताकि वह व्यस्त रहे। खुद भी बेचैन रहती है और मुझे भी चैन से नहीं रहने देती, वह अक्सर मन में सोचता था। नैना के इस बर्ताव को देखकर जुनैद ने एक बार फिर उसे पढ़ने के लिए समझाया। इस पर वह चिढ़कर गुस्से से बोली, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो बस एक काम करिए। जुनैद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। नैना ने कहा,
मेरी जान बख्श दीजिए। मुझे आपके साथ नहीं रहना। इस तरह जीने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मेरा मन करता है कि ज़हर खा लूँ, क्योंकि इस तरह रोज़-रोज़ मरने से तो बेहतर है। उसकी आवाज़ भर आई, पर आत्महत्या करना हराम है। बस इसी बात ने मुझे रोक रखा है। नैना को ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि उसने जुनैद का दिल कितनी बुरी तरह से दुखाया था। वह जितना उसके लिए सोचता था, नैना उससे उतना ही दूर होती जा रही थी। जुनैद ने एक गुस्से भरी नज़र उस पर डाली और बिना नाश्ते के ही ऑफिस के लिए निकल गया। नैना को अपनी बात का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर उसके पीछे भागी। प्लीज़ नाश्ता करके जाइए, उसने गाड़ी तक जाकर कहा। जुनैद ने कहा, शुक्रिया, तुमने अपनी बातों से बहुत अच्छा नाश्ता करा दिया है। इससे ज़्यादा मैं हजम नहीं कर पाऊंगा। वह तंज करता हुआ गाड़ी में बैठ गया। आज ऑफिस में जुनैद का चेहरा उतरा हुआ था। उसका बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर जैन एक मज़ेदार और हंसमुख इंसान था। उसके मजाक पर जुनैद हमेशा हंसता था, पर आज वह किसी बात पर नहीं हंसा। जैन को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ तो हुआ है। जुनैद इतना परेशान था कि वह 2-3 कर्मचारियों को बुरी तरह डांट चुका था। क्या बात है, कुछ परेशान है? जैन से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। कुछ नहीं, जुनैद ने संभलकर कहा। अब मुझसे भी छुपाएगा? जैन ने कहा। जुनैद ने नजरें घुमाते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ छुपाने की क्या ज़रूरत है, चल अब बता भी दे यार। जैन ने कहा, कुछ नहीं है जैन, क्यों मेरा सिर खा रहा है? मैं घर जा रहा हूँ, जुनैद चिढ़कर बोला। जैन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, जो मामूली बात हो तो इतना परेशान नहीं होता। जुनैद ने दोस्त की बात को समझने की कोशिश की, पर जैन ने हार नहीं मानी। यह कोई मामूली बात नहीं है, उसने जोर देकर कहा। कोई बड़ी बात ही होगी जो जुनैद शाह अपना आपा खोने लगा है। जैन की आवाज़ में बहुत फिक्र थी। वह एक पल के लिए चुप हुआ और फिर बोला, मैं जानता हूँ तू कई दिनों से परेशान है। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे लगा कि तू खुद बताएगा, पर आज लगता है पानी सिर से ऊपर चला गया है। तेरे चेहरे से साफ दिख रहा है यार। जैन, कुछ बातें कहने जैसी नहीं होती, प्लीज समझने की कोशिश कर, जुनैद बेचैनी से बोला। आज तूने मुझे और अपनी दोस्ती को शर्मिंदा किया है, जैन ने कहा। जैन, ऐसा ही था, वह बात छोड़ने वालों में से नहीं था। प्लीज जैन यार, जुनैद ने बेबसी से कहा। नहीं, तू क्यों जाएगा? मैं चला जाता हूँ। जब मेरा दोस्त मुझे अपनी तकलीफ ही ना बताए तो एक ही कमरे में बैठने का कोई मतलब नहीं है। जैन गुस्से में कमरे से जाने लगा। जुनैद ने तुरंत कहा, रुक। जैन रुक गया। तुम बिना जाने नहीं मानोगे। कुछ पल की खामोशी के बाद जैन अपनी जगह पर वापस बैठ गया। जुनैद ने कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल हो रहा हूँ। मैं नैना को जितना भी टाइम दे रहा हूँ, वह इस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहती। वह इस रिश्ते से इतनी दूर है कि वह मुझे दूसरी शादी करने को कह रही है। जैन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। कुछ देर रुककर जुनैद ने फिर बोलना शुरू किया। यह रिश्ता मेरे गले में हड्डी की तरह फंस गया है, जिसे ना तो निगला जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है। हर रात वह मेरे बिस्तर पर मेरे भाई के लिए रोती है। मैं ना तो उसे रोने से रोक सकता हूँ और ना ही कुछ कह सकता हूँ। इतना कहकर जुनैद ने अपना सिर हाथों में झुका लिया। क्यों नहीं रोक सकता उसे? तुम्हें हक है उस पर, जैन ने कहा। हक? कैसा हक? जब वह मुझे शौहर मानने को तैयार ही नहीं तो किस हक से रोकूं उसे? जुनैद ने जवाब दिया। तू सारे हक रखकर खुद को मजबूत कहने वाला मर्द अपनी बेबी को चुप नहीं करा सकता, उसके आंसू नहीं पोंछ सकता। अफसोस है यार, जैन ने कहा। तू कहता है कि नैना भाभी तुम्हें शौहर नहीं मानती। हकीकत यह है कि तू कभी शौहर बना ही नहीं, तो वह तुम्हें बीवी कैसे बनकर दिखाएगी? जैन की बातों ने जुनैद को हिला दिया था। उसकी चुप्पी देखकर जैन ने कहा, तू उन्हें शौहर वाली मोहब्बत देकर तो देख, वे खुद ब खुद बीवी बन जाएगी। जुनैद जैन की बात का मतलब समझ गया था। क्या बकवास कर रहा है? मैं ऐसा नहीं कर सकता उसकी मर्जी के बिना। तो क्या सारी जिंदगी उन्हें समझाता रहेगा? इस रिश्ते की सच्चाई उन्हें कभी समझ नहीं आएगी। एक घेरे से निकलने के लिए दूसरा घेरा बनाना पड़ता है मेरे दोस्त, जैन ने प्यार से उसे समझाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, जुनैद ने कुछ सोचकर कहा। एक दिन वह खुद पागल हो जाएगी और उनकी ये उदासी तुम्हें भी पागल कर देगी। तुम दोनों को इस हकीकत को मान लेना चाहिए
कि शाहिद अब नहीं रहा और जो चले जाते हैं उन्हें दुनिया वालों की फिक्र नहीं होती। मैं मानता हूँ इस बात को, पर मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। जुनैद ने कुछ और कहना चाहा। छोड़ यार, हस्बैंड वाइफ में सब जायज़ है, बात ख़त्म। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कर, जैन ने उसे टोकते हुए कहा। बहुत देर समझाने के बाद आखिरकार जैन उसे अपनी बात पर राजी कर चुका था। नैना को अपनी कठोर बातों का बहुत अफसोस हो रहा था, इसलिए आज वह जुनैद का इंतजार कर रही थी। उसने अच्छा हुलिया बनाया हुआ था। जैसे ही जुनैद घर पहुंचा, उसने नैना को देखा और हैरान रह गया। उसके होठों पर एक मुस्कान आई जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। आज पहली बार उसने उसे गौर से देखा था। वह बस थोड़ी सी तैयारी में भी बहुत अच्छी लग रही थी। उसके सुनहरे बाल आधे ऊपर बंधे थे और कुछ लटें चेहरे पर बिखरी हुई थी। गुलाबी गाल और होठ और आंखों में लगा काजल उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। उसका दुपट्टा एक तरफ पड़ा था जिससे उसका हुस्न और उभर कर आ रहा था। आज पहली बार जुनैद ने उसे एक अलग ही नज़र से देखा और नैना ने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने सीने पर फैला लिया। औरतें इस मामले में बहुत तेज होती हैं, वे किसी की भी ऐसी नज़र को तुरंत पहचान जाती हैं। आज जुनैद के इस तरह देखने पर वह हैरान थी। अच्छी लग रही हो, ऐसे ही तैयार होकर रहा करो, जुनैद ने उसके गाल को छूकर कहा, जिससे नैना का दिल जोर से धड़का। इन्हें क्या हुआ है आज? नैना ने सोचा। उसने खुद को संभाल कर पूछा, खाना लगा दूं? हाँ, लगा दो, जुनैद ने कहा। आप फ्रेश हो जाइए, मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। ठीक है, मैं बदल कर आता हूँ, जुनैद ने कहा। तब तक मैं खाना गर्म कर लेती हूँ। जुनैद नैना की बात मानकर हैरान था। यह पहली बार था कि वे दोनों इतनी नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, वरना तो अक्सर कोई न कोई नाराज ही रहता था। नैना जुनैद के आज के बर्ताव से थोड़ी उलझन में थी। उसकी नज़रें उसे अजीब लग रही थी। पहले तो कभी इस तरह नहीं देखते थे। नैना ने सोचा, आज उनके देखने का अंदाज ही अलग है। वह बिस्तर की चादर ठीक करते हुए यही सब सोच रही थी। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, जुनैद कमरे में आया और कहा, मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। नैना जो सोने की सोच रही थी, उसके कहने पर जी ठीक है कहकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद वह कॉफ़ी लेकर आई तो जुनैद सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। नैना ने ट्रे उसके सामने रखी। कॉफ़ी का कप लेने के बजाय उसने नैना की कलाई थाम ली। वह हैरान रह गई। आओ बैठो। उसने ट्रे को दूसरे हाथ से पकड़कर उसे अपने बगल में बिठा लिया। नैना हैरत से उसका यह अंदाज देख रही थी। मुझे सोना है, नैना ने खुद को संभाल कर कहा। आज जुनैद के हर अंदाज में एक हक झलक रहा था। बाद में सो जाना, मैं पापा को फ़ोन लगा रहा हूँ, साथ में बात करते हैं। जुनैद की बात सुनकर नैना को अच्छा लगा। जुनैद ने फ़ोन लगाया और उन दोनों ने पापा से बहुत देर तक बात की। पापा उन्हें साथ देखकर बहुत खुश थे। अनजाने में ही जुनैद उसे छूकर नैना की बेचैनी बढ़ा रहा था। जैसे ही कॉल कटी, नैना तुरंत उसके पास से उठी और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। न जाने क्यों उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे थे। जुनैद ने कुछ देर खुद को रोका। आखिरकार उसने लैपटॉप बंद किया और सोफे से उठकर कहा, आइंदा इस तरह रोना मत नैना, मुझे तकलीफ होती है। नैना पर पहले कभी उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ था और आज भी वह रो रही थी। जुनैद ने खुद पर काबू करते हुए लाइट बंद कर दी और हल्के बल्ब की रोशनी में उसके बगल में आकर उसके चेहरे पर हाथ फेरा। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं, आज के बाद तुम नहीं रोगी। उसने हक से उसके आंसू पोंछे। नैना चौंक कर उसे देखने लगी। अगले ही पल उसने कहा, अगर फिर भी रोई तो मैं अपने तरीके से साफ करूंगा। नैना के होठ फड़फड़ाए पर वह कुछ बोल न पाई। जुनैद की शरारती बात सुनकर उसके आंसू थम गए। पूछोगी नहीं कैसे साफ करूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे यह पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। नैना ने अपनी आवाज़ सख्त कर ली। उसके बेकाबू होते हुए एहसास को रोकने का नैना के पास यही एक तरीका था। वह जुनैद की आंखों में एक अलग तरह की भावनाएं देख चुकी थी। वह इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि उसके बदले अंदाज को ना समझती। चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं पूछती तो मैं करके दिखा देता हूँ। अगले ही पल जुनैद ने झुककर उसका चेहरा थामा और उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। उसने नैना के आंसुओं को अपने
होठों से साफ किया। नैना ने अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश की और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप जुनैद? उनकी आवाज़ में हैरानी थी। कुछ गलत तो नहीं कर रहा? वही कर रहा हूँ जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। उसकी बात सुनकर नैना गुस्से से बिस्तर से उठने लगी। जुनैद ने उसकी कलाई थामकर उसे वापस बिस्तर पर गिरा लिया और उसके होठों पर झुक गया। नैना ने अपने हाथों से उसका विरोध किया, पर जुनैद ने उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर कर दिए। वह अंदर ही अंदर बेचैन थी, पर सामने जुनैद था। जब कोई मर्द अपनी जीत पर आ जाए तो एक औरत की कहाँ चलती है। ऐसा ही कुछ नैना के साथ हुआ। उसके आंसू फिर से बहने लगे, पर जुनैद नहीं रुका। वह प्यार से उसे अपनी बाहों में समेटने लगा। जैसे जैसे उसका विरोध बढ़ा, जुनैद का अंदाज और भी सख्त होता गया। नैना कब तक एक मर्द का मुकाबला करती? वह पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। वह जुनैद की बाहों में उसकी ज्यादती पर रोती रही और वह उसके आंसू अपने होठों से पीता रहा। नैना कुछ कहना चाहती तो वह उसके होठों को चूमकर रोक देता। सिसकियां उसके गले में ही घुट कर रह गई। थक कर नैना जुनैद की बाहों में ही सो गई थी। सुबह उसकी नींद खुली तो वह डर कर जुनैद की बाहों से दूर हट गई। सुबह के 8 बज चुके थे। उसे हैरानी थी कि वह इतनी गहरी नींद में कैसे सोई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, पर सबसे पहले उसे नहाना था। वह अपने बदन से जुनैद के छुअन को रगड़कर मिटा देना चाहती थी। उसने साबुन बहुत रगड़ा, पर वह एहसास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह सोचकर वह वहीं टूट कर रो पड़ी। उसे लगा जैसे जुनैद ने उसके वजूद से ज़्यादा उसकी रूह को छुआ था। आखिर वह बाथरूम में कितनी देर छिपती रहती? उसे बाहर आना ही था। नहाकर वह कमरे में आई तो उसने जुनैद की तरफ देखा भी नहीं। वह जाग चुका था, पर नैना उसे अनदेखा करती हुई सीधे आईने के सामने गई। उसने तौलिया बालों से निकाला और गुस्से से सोफे पर फेंक दिया। नैना ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा उदास। वह अब शाहिद की नैना नहीं थी। उसे लगा कि जुनैद ने उसके दिल और दिमाग पर अपना रंग छोड़ दिया है। वह ज़्यादा देर खुद को आईने में देख ही नहीं पाई और अपनी नज़रें झुका ली। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और आंखें फिर से भर आई। पिछली रात का मंजर उसकी आंखों में घूमने लगा। अगले ही पल जुनैद के पीछे से आकर उसके बालों की खुशबू ली और अपनी ठोडी उसके कंधे पर रख दी। नैना कांपने लगी। वह खुद को रोक रही थी, पर सामने वाला उसका सब्र ही तो आजमा रहा था। उसके होठ थरथरा रहे थे। जुनैद ने आईने में उसके चेहरे के भाव देखे। उसने अपने होठ उसके कंधे पर रखे, जिससे नैना पूरी तरह कांप गई। अगले ही पल उसने नैना का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और उसकी पलकों पर अटके आंसू अपने होठों से चूम लिए। इन आंखों में आंसू मुझे पसंद नहीं, और ये होठ हमेशा हंसते रहने चाहिए, समझे? उसके होठों पर एक हल्की सी किस देकर वह बोला। नैना ने गुस्से से हल्का सा धक्का देकर खुद को उससे अलग किया और बोली, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैं इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे इस बात की माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा, समझे? यह उदास रहने का नाटक बंद करो। मुझे मेरी बीवी मेरे हिसाब से दिखनी चाहिए। चलो, ये बेरंग कपड़े उतारो और कोई चटक रंग पहनो। नैना ने उसकी बात नहीं मानी, पर जुनैद ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अलमारी के पास ले गया और मज़े से चटक रंग के कपड़े निकालने लगा। मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी ये सब। आप हर बात मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? नैना ने गुस्से में कहा। अच्छा, तो तुम नहीं पहनोगी? जुनैद ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं पहनूंगी, नैना ने जवाब दिया। तभी जुनैद ने कैंची उठाई और उसके बेरंग कपड़े के दामन को पकड़कर काटने लगा। नैना यह देखकर हैरान हो गई। कोई बात नहीं, आज मैं खुद अपनी बीवी को अपनी पसंद के कपड़े पहनाऊंगा। उसने और काटना चाहा तो नैना ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। जो कपड़े आप कहेंगे मैं वही पहन लूँगी, प्लीज़ ऐसा मत करिए। नैना की मिन्नतों पर जुनैद ने उसका हाथ छोड़ा और उसके गाल पर अपने होठ रखे। यह हुई न बात, उसने खुशी से कहा। नैना बस अपने होठ भींचकर रह गई। कुछ ही देर में उसने एक चटक रंग का सूट पहना हुआ था। जुनैद ने उसके पुराने कपड़े सकीना को देने के लिए निकाल दिए थे। जुनैद यही नहीं रुका, नाश्ते की मेज पर भी वह उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। मेरे हाथ सही सलामत हैं, नैना ने गुस्से से कहा। जुनैद ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है,
पर क्या करूं, शौहर बनने का यह मेरा पहला अनुभव है, इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे पेश आऊं। नैना यह सुनकर हैरान थी। जुनैद को ना जाने क्यों यह सब करना अच्छा लग रहा था। शायद वह भी अपनी इस शादीशुदा जिंदगी में नए रंग भरना चाहता था। सकीना, जिसने उसे पाला था, वह भी जुनैद के बदले हुए अंदाज से हैरान थी। अब उनके दिल को तसल्ली हो गई थी कि इस घर में फिर से खुशियों की रौनक लौटेगी, जो साहिद के जाने के बाद खत्म हो गई थी। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, नैना ने साफ साफ कह दिया। वह अपनी नाराजगी बिल्कुल नहीं छुपा रही थी। नैना ने नाराजगी से कहा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। यह अजीब जबरदस्ती है। जुनैद ने शांत होकर जवाब दिया, जबरदस्ती है तो जबरदस्ती ही सही। डियर वाइफ, वह उसकी नाराजगी को अनदेखा कर अपनी ही बात कहे जा रहा था। उसी पल उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया और बोला, जैन, आज की सब मीटिंग तुम देख लेना, मुझे आज बहुत काम है। दूसरी तरफ से जैन हैरान था। बताना तो पसंद करेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं? जुनैद धीरे से हंसा और बोला, अपनी बीवी के साथ शॉपिंग पर जाना है और कुछ खास जरूरी नहीं। जैन उसकी बात सुनकर सुकून महसूस करने लगा। कुछ और बातें करके जुनैद ने फ़ोन काट दिया। नैना उठने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, जा रही हो? कुछ काम है? नैना ने रूखेपन से जवाब दिया, काम तो होते रहेंगे, फिलहाल मेरे पास बैठो। वह उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। वह अपने हर अंदाज से नैना को हैरान कर रहा था। वह लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर उसे अपने पास बिठाया हुआ था। दिन के 1 बजे वह उसे मॉल ले गया, जहां उसने नैना के लिए ढेर सारी शॉपिंग करवाई। वह हर चीज़ अपनी पसंद से दिला रहा था। नैना जितना उसे नज़रअंदाज करती, वह उतना ही उसे इन सब में घसीट लेता। लंच और डिनर भी उन दोनों ने बाहर किया। डिनर के बाद जुनैद उसे आइसक्रीम खिलाना नहीं भूला, क्योंकि उसे याद था कि नैना को आइसक्रीम कितनी पसंद है। यह उसे शाहिद ने ही बताया था। उस पल जुनैद और नैना दोनों को शाहिद की याद आई। नैना की आंखों में आंसू आ गए तो उसने नरमी से उन्हें साफ कर लिया। नैना ने देखा तो जुनैद भी चुपके से अपनी आंखों को पोंछ रहा था। शायद दोनों का दर्द एक ही था। उस रात भी नैना शाहिद को याद करके रोने लगी। जुनैद ने लैपटॉप बंद किया, लाइट बुझाई और बेड पर लेट गया। वह बेबस होकर शाहिद को याद करके रो रही थी। कुछ ही देर बाद उसने नैना की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। नैना चौंक गई। क्या अब मुझे अपनी मर्जी का एक पल भी नहीं मिलेगा? क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं हो सकती? वह सिसक कर उससे शिकायत कर बैठी। जीरो बल्ब की रोशनी में जुनैद उसका मासूम चेहरा देखता ही रह गया। वह रोने के साथ साथ अपने होठ भी काट रही थी और जुनैद को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मैं तुम्हारी मर्जी समझता हूँ, उसने कहा। ठीक है, आज रात तुम्हें तंग नहीं करूँगा, पर तुम रोने का यह शौक पूरा कर सकती हो? नैना हैरान हो गई। पर क्या? उसने पूछा। जुनैद बोला, तुम जितना चाहो हर रात रो सकती हो, पर मेरे सीने में मुंह छिपाकर। अगले ही पल उसने नैना का सिर अपने सीने से लगा लिया। चलो शुरू हो जाओ। नैना कुछ मिनट ही रो पाई, क्योंकि जुनैद के परफ्यूम की खुशबू और उसके हाथ का स्पर्श जो नरमी से उसकी पीठ पर फिर रहा था, उसे रोने ही नहीं दे रहा था। वह खिसक कर उससे दूर होने लगी तो जुनैद बोला, इतनी जल्दी चुप हो गई? मैं ठीक हूँ, मुझे सोना है, प्लीज थोड़ा दूर हो जाइए। नैना ने कहा, ठीक है, पर थोड़ा ही दूर हो सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अच्छे शौहर अपनी बीवियों से जरा सी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। नैना ने अपना सिर उसके सीने से हटाया, पर वह उसके बाजू से सिर नहीं हटा पाई, क्योंकि जुनैद ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वह गुस्सा हो रही थी, पर जुनैद बेपरवाह बना रहा। वैसे शुक्र है कि तुमने रोने का सेशन जल्दी खत्म कर दिया, वरना शायद मैं अपना सब्र खो देता और फिर तुम्हें मुझसे शिकायत हो जाती, जुनैद ने कहा। जुनैद की बात पर वह गुस्से से बोली, जैसे आपको मेरी शिकायत की बहुत परवाह है। आपको तो बस अपनी मर्जी से मतलब है। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती, जुनैद उसके होठों पर झुक गया और पूरी शिद्दत से उसके सारे शिकवे और शिकायतें पी गया। नैना तड़प उठी थी उसके इस अंदाज पर। काफ़ी देर बाद उसके होठों को आज़ाद कर वह बोला, और कुछ? मुझे सोना है। नैना ने मुंह बनाकर अपना रुख फेर लिया। जुनैद ने उसे
अपनी तरफ मोड़ लिया और उसका सिर अपने सीने में छिपा दिया। नैना उसकी इस जिद से तंग आकर उसके सीने में मुंह छुपाकर सो गई और जुनैद मुस्कुराते हुए सो गया। जुनैद ऑफिस पहुंचा तो जैन ने उसे देखते ही मजाक किया। यह दिन भी आना था कि जुनैद साहब ने छुट्टी ली और फिर अगले दिन भी देर से पहुंचे। कभी सोचा न था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। देख ले जैन, यह दिन भी मैंने तुमको दिखा ही दिया, सो थैंक टू मी। जुनैद ने हंसते हुए कहा। यह क्या देख रही है मेरी गुनाहगार आंखें? जुनैद साहब हंस रहे हैं और बड़े शौकीन हो रहे हैं। जैन ने अपनी आंखें घुमाई। उसी पल जुनैद अपना ब्रीफकेस रखकर जैन की कुर्सी की तरफ मुड़ा और उसे गले लगा लिया। थैंक्स यार, तुम ना होते तो मैं समझ ही नहीं पाता। अल्लाह ने यह रिश्ता कितना खूबसूरत बनाया है, मेरे अंदर एक सुकून सा उतर आया है। जैन, थैंक यू सो मच यार। जैन भी उसे गले लगा लिया और हंसकर बोला, देख रहा हूँ भाभी का असर। भूल गया कि दोस्ती में सॉरी और थैंक्स की कोई जगह नहीं होती। अच्छा बाबा, नहीं कहता कुछ। अब चलो अगली मीटिंग के पॉइंट्स डिस्कस कर लें। जैन से दूर होते हुए जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अगले कई दिन जुनैद ने नैना को खुद में बिजी रखा। पापा से भी उनकी बात हुई और वह भी उन दोनों के बीच सब ठीक महसूस करने लगे थे। जुनैद के चेहरे की रौनक लौट आई थी। वह खुश था, पर नैना का बर्ताव उसकी समझ से बाहर था। उन्होंने इस बारे में कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। जुनैद नैना का बहुत ख्याल रखता और कोशिश करता कि वह रात में बिल्कुल न रोए। वह इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। जो जुनैद पहले किसी को नाराज़गी पर ध्यान नहीं देता था, अब उसे बेचैनी होती थी। उसे बुरा लगता था जब नैना उससे दूर रहते खुश होती और उसके पास होने पर परेशान से लगती थी। उसे अपनी भावनाओं की कदर होने लगी थी, पर नैना का ठंडा बर्ताव उसे तकलीफ दे रहा था। ईद की शॉपिंग भी जुनैद ने नैना को ज़बरदस्ती कराई। उसके लिए चूड़ियाँ भी ली। ईद की रात वह उसे जैन की बीवी के साथ पार्लर ले गया, जहाँ उसने मेहंदी लगवाई और फेशियल कराया। जैन की बीवी ने नैना की नाराज़गी महसूस की, पर उसने वही किया जो उसके शौहर ने कहा था। फेशियल और कटिंग के बाद नैना और भी खूबसूरत लग रही थी और उसकी मेहंदी का रंग भी बहुत गहरा चढ़ा था। इस पर जैन की बीवी ने खुश होकर कहा, जुनैद भाई की मोहब्बत का रंग आया है भाभी। नैना ने उसकी बात पर अपने होंठ भींच लिए। ईद की रात भी जुनैद ने नैना के हाथ चूमे और कहा, मुझे मेहंदी बहुत पसंद है और इसमें लिखा मेरा नाम। आज से पहले मुझे अपना नाम इतना प्यारा कभी नहीं लगा। पर नैना ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेहंदी, यह नाम तो भाभी ने ज़बरदस्ती लिखवाया है। जुनैद उसे देखता ही रह गया, जिसके चेहरे पर सिर्फ नफरत थी। ईद पर भी नैना का मूड खराब ही रहा। वह सिर्फ तभी मुस्कुराई जब फ़ोन पर पापा से बात कर रही थी। अगले दिन की बात है। जुनैद ने उसे बताया कि 3 दिन बाद उसकी दिल्ली में मीटिंग है, इसलिए उसने 2 दिन वहां घूमने और फिर रहने का प्लान बनाया था। इस तरह उसने 1 हफ्ते की ट्रिप का प्लान नैना को बताया और उसे पैकिंग करने को कहकर खुद फ़ोन पर बिजी हो गया। कुछ देर बाद जब वह कमरे में आया तो नैना चीज़ें पटक रही थी और मुंह में कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी इतनी बेचैनी देखकर जुनैद ने पूछ लिया, क्या वाकई तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? नैना ने मुंह फेर लिया। जुनैद ने उसकी बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा और कहा, मैंने कुछ पूछा है, जो कहना है साफ कहो। उसको दिखता क्यों नहीं? मैं नहीं जाना चाहती आपके साथ। नैना ने भड़ास निकाली, जब पहले डरते डरते बोली, मैंने पैकिंग कर तो दी है जुनैद। जुनैद ने इस बार बहुत तीखे लहजे में कहा, लगता है तुम्हें कम सुनाई देता है। चलो कोई बात नहीं, एक और बार साफ कह रहा हूँ, मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। मेरे काम करने के लिए यहाँ नौकर हैं और फिर भी अगर किसी की ज़रूरत पड़ी तो वह मैं खुद कर सकता हूँ। आइंदा मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नौकरों की वजह से मैं तुम्हें इस कमरे में बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना शायद तुम्हें वापस वहीं भेज देता जहाँ तुम्हें सुकून मिलता है। इतना कहकर वह अपने बैग की जिप बंद करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। नैना हक्का बक्का होकर उसे देखती रही। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जुनैद इतना नाराज़ हो सकता है। वह तो 1 महीने से उसकी हरकतों की आदी हो चुकी थी, अब तो यह उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वह फूट फूट कर रोने लगी और आज पहली बार वह शाहिद के लिए नहीं बल्कि जुनैद के लिए रो रही थी। जुनैद पूरी रात कमरे में नहीं आया और नैना पूरी रात रोते और सोने की कोशिश में गुजारने लगी। अगली सुबह
जुनैद कमरे में आया और फ्रेश होने चला गया। अपने कपड़े निकालकर उसने नैना के निकाले कपड़े साइड में कर दिए। नैना ने हिम्मत की और डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार करने लगी, पर जुनैद फ्रेश होकर नीचे आया और जब उसने नैना को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखा तो वह सकीना को अल्लाह हाफिज कहकर जाने लगा। खाना तो खाकर जाओ बेटा, उन्होंने कहा। भूख नहीं है, इतना कहकर वह अपने सामान के साथ निकल गया। नैना उसके पीछे भागी पर वह नहीं रुका और गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट चला गया। 2 दिन में नैना को अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि वह जुनैद के बिना नहीं रह सकती। उसका ज़मीर उसे लगातार कचोट रहा था कि उसने खुद अपनी बेवकूफ़ी से एक अनमोल इंसान को खोया है। आखिरकार उसने सकीना के सामने रोकर अपना दिल हल्का किया और उन्होंने उसे समझाया कि अगर वह सच में अपने शौहर को वापस पाना चाहती है तो वह उसे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब बीवी अपने शौहर की तरफ मुड़कर देखती है तो शौहर भी उसकी तरफ लौट कर आता है। जुनैद ने नैना को वापस आने का समय नहीं बताया था, पर शकीना को बताकर गया था कि वह 2 दिन बाद वापस आएगा। इसलिए जिस दिन उसकी वापसी थी, नैना तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी, पर जुनैद ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जब उसने बात करने की कोशिश की तो जुनैद ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल मिलाकर चला गया। पहले वह उसे इग्नोर करती थी, अब वह उसे इग्नोर कर रहा था, जो नैना की बर्दाश्त से बाहर था। अगले दिन जब वे दोनों पापा से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, जुनैद, याद है तुम दोनों को शादी अटेंड करनी है। सॉरी पापा, कल बहुत काम था इसलिए नहीं जा सका, पर कल रिसेप्शन पर मैं चला जाऊंगा। जुनैद, अकेले मत जाना, नैना भी तुम्हारे साथ जाएगी। पापा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। नैना को ऐसे फंक्शन में जाने से परेशानी होती है। नैना कुछ कहती इससे पहले ही वह उसके बदले बोल चुका था। इस पर नैना को बहुत गुस्सा आया। पापा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, शायद इनको ले जाने में परेशानी हो। इतना कहकर वह उठकर चली गई। नैना के इस अंदाज पर पापा बहुत हंसे और बोले, बेटा, अभी बीवी के दिल का हाल समझने में वक्त लगेगा। चलो, कल नैना को साथ ले जाना और ज़रूर जाना, समझे? जी पापा, जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन नैना तैयार होकर बैठी थी ताकि जुनैद को उसे छोड़कर जाने का कोई मौका न मिले। वह उसके साथ जाना चाहती थी, पर जब रात के 10 बजे तक भी जुनैद नहीं आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। रात के 2 बजे उसे बहुत बेचैनी हुई, क्योंकि जुनैद इतनी देर कभी बाहर नहीं रहता था। उसके दिल में बुरे ख्याल आने लगे। उसने फ़ोन किया तो नंबर बंद जा रहा था। या अल्लाह, जुनैद को कुछ ना हो वरना मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ अल्लाह, उनका साथ हमेशा मेरे साथ रहे। वह उसकी सलामती के लिए दुआएं करने लगी। उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला और जुनैद को पट्टियों में लिपटा देख उसका दिल काँप गया। वह दौड़कर उसके गले लग गई। जुनैद, मैं डर गई थी, आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। वह बिना सोचे समझे जो मन में आ रहा था बोले जा रही थी। या अल्लाह, इन्हें यकीन आ जाए कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। उसके सीने से लगी। वह तड़प तड़प कर रो रही थी। नैना यार, तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन तो कर लूँगा, पर ज़रा मेरे हाल पर रहम खाओ यार। जुनैद ने कहा, सच में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। नैना शर्मिंदा होकर अलग हुई। जैन और वसीम बोले, सच में भाभी, एक्सीडेंट हुआ है, यह बेचारा खुद हमारे सहारे खड़ा है। नैना शर्मिंदा होकर सॉरी बोली और वे तीनों मुस्कुरा रहे थे। जैन और वसीम उसे बेडरूम में ले गए। नैना उसकी देखभाल में लग गई। रात के आखिरी पहर वह उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए जुनैद, प्लीज़। माफ़ तो कर दूं, पर पहले वह कहो जो तुमने मेरे दोस्तों के सामने कहा। आई लव यू जुनैद, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। वह हैरान होकर उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी जल्दी सब मान लेगी। वह सुकून से अपना सिर जुनैद के सीने पर रख गई। आई लव यू टू नैना, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। वह मुस्कुरा रहा था और नैना भी मुस्कुरा रही थी। आज सही मायने में दोनों का रिश्ता पूरा हुआ था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।